देखिए, तो हम लोगों की बातचीत हो गई किस चीज़ पर? कैल्साइट क्रिस्टल में ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ऑप्टिक एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या है और प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी एक्सिस है, साफ साफ एक शब्द में, एक लाइन में, कि ऑप्टिक एक्सिस ऐसी एक्सिस है जिसके अलोंग अगर कोई लाइट रे चल रही है तो आपको वहां पर उसमें वो नहीं मिलेगा, स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, वो ई रे और ओ रे में स्प्लिट नहीं होगा। साफ बात ये। प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? जो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन किया रहे और किन्हीं प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, किन्हीं दो ऑपोजिट प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो। और प्रिंसिपल प्लेन क्या है? जो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन किया रहे और ओ रे को कंटेन किया रहे, तो उसको प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ओ रे कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही ई रे और ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन किया है तो उसको प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रे कहेंगे। ठीक है, 3 डेफिनेशन है छोटी छोटी। अब देखिए, अब हम आते हैं देखने कि डबल रिफ्रैक्शन है क्या, ई रे और ओ रे क्या है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग जो है वो ही ई रे और ओ रे है, ई रे एंड ओ रे। इसी में हम डबल रिफ्रैक्शन वगैरह भी देखेंगे। आप ई रे और ओ रे को समझ जाइए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे को समझ जाइए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक, तो फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर आप इस क्रिस्टल पे, ये कैल्साइट क्रिस्टल क्या है? एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल, मान लीजिए ये कौन सा क्रिस्टल है? कैल्साइट है। अब इस क्रिस्टल पे आप डालिएगा कोई अनपोलराइज्ड लाइट, तो क्या हो रही है कि ये इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है। एक हो जा रहा है आपको ई रे और एक हो जा रहा है ओ रे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो, इसमें कौन कौन से वो होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। इसमें आपके दोनों तरह के वाइब्रेशंस होंगे, एक ये वाला भी, एक इन प्लेन वाला और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, दोनों वाइब्रेशन होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में इन द प्लेन वाले वाइब्रेशन आते हैं, और ऑर्डिनरी रे में परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले या नॉर्मल टू द प्लेन वाले वाइब्रेशंस आते हैं। इसको ऑर्डिनरी रे क्यों कहते हैं? इसको ऑर्डिनरी रे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी है ही, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे फॉलो नहीं करती, डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी है, जो नियम कानून को मानता है वो ऑर्डिनरी है, और जो नहीं मानता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो ये इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात कि अगर ऑप्टिक एक्सिस पे नहीं गिरता है, ऑप्टिक एक्सिस का केस नहीं लेते हैं, ऑप्टिक एक्सिस का केस अलग अलग से डिस्कस करेंगे, तो इनके वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, या तो ऑर्डिनरी तेज होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धीमे होगी, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज होगी, ऑर्डिनरी धीमे होगी। ठीक है, तो वेलोसिटीज भी डिफरेंट होती है। क्या होती हैं? वेलोसिटीज आर डिफरेंट। ठीक, ओके। चूंकि वेलोसिटीज डिफरेंट है, और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वी। चूंकि वेलोसिटी डिफरेंस है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो अगर इस रे के लिए, इस रे के करस्पॉन्डिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के करस्पॉन्डिंग आप मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, और ऑर्डिनरी रे के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा तो कुछ और आएगा। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग refractive index is
ऑल्सो डिफरेंट। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो बात हो गई। क्या चीज था, भूल गया। वेलोसिटीज आर डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये चीज था। ऑर्डिनरी रे जो है, ऑर्डिनरी रे आप क्रिस्टल चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, कैसे भी रखिए, ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम सेम होगा और उसकी वेलोसिटी भी हर डायरेक्शन के लिए सेम होगी। ठीक है, आप क्रिस्टल को कैसे भी रखिए, उसकी वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे की हमेशा सेम होगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है, उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में कुछ और होगी, दूसरे डायरेक्शन में कुछ और होगी। बात समझ में आ गया? यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए फॉर ई रे वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन। सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं आपको बता सकते क्योंकि हैं। सर एक पर्टिकुलर, जी सर, क्योंकि सर पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए सर पर्टिकुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं नहीं नहीं, होना पर्टिकुलर चाहिए। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। आपको नहीं बता सकते भाई। हम आपको बता रहे हैं ना, उसके लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जिससे आपको समझ में आए कि ये वेलोसिटी क्यों डिफरेंट हो जा रही है, क्या हो जा रहा है, वो सब आपके सिलेबस में है ही नहीं और वो लंबा है। ठीक है, हम आपको नहीं बता सकते। आपको बस कल हिंट दिए थे, हम आपको बताए थे P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई होता है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल डाइइलेक्ट्रिक है, उसमें ये इक्वेशन जो होता है वो लीनियर होगा, यानी P एप्सिलॉन नॉट काई ई इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप कोई और मटेरियल ले लीजिएगा, तो उसमें ये जो काई है ना, काई, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये काई 11, काई 12, काई 13, काई 21, काई 22, काई 23, काई 31, काई 32, काई 33 हो जाएगा। अब आप पूछेगा ये क्यों होता है सर, तो हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है, इसको टेंसर कहते हैं। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग P की क्या वैल्यूज आएगी। P की वैल्यूज आएंगी P1, P2, P3, तीन अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग आप जब एप्सिलॉन नॉट और काई को सॉल्व कीजिएगा, तो P1, P2, P3 तीन तीन अलग अलग डायरेक्शन आ रहे हैं पोलराइजेशन के। ये सब नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बस समझ लीजिए कि यही हो रहा है, क्योंकि ये नहीं है आपके सिलेबस में, आपको नहीं जानना है ये। ठीक है, अभी तो आप टेंसर भी नहीं, अगले साल टेंसर पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है ये टेंसर है। तो नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा छुपाने वाली बात नहीं है। होता है, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेस के बारे में था कि होता क्या है, कैसे कैसे होते हैं। हाँ, इनका पोलराइजेशन के बारे में भी आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी का पोलराइजेशन और ऑर्डिनरी का पोलराइजेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारे डिस्टिंक्शंस भी थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के लिए। हाँ, और इसके बाद आपको देखना है कि कैसे ये डबल रिफ्रैक्शन हुआ, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अभी हम क्या बताने वाले हैं आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठीक, हाँ एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए म्यू ई लिखते हैं आप, और ऑर्डिनरी के लिए म्यू ओ लिखते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए म्यू ई, ऑर्डिनरी के लिए म्यू ओ। ठीक है, तो आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच का जो ये डिफरेंस है, म्यू ई डिफरेंस म्यू ओ, इसको आप डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा म्यू। और डेल्टा म्यू को ही आप कहते हैं अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, डेल्टा म्यू इसके इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ बाई रेफरेंजेंस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ठीक,
तो ये सारी छोटी छोटी 3-4 चीजें थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे के बारे में। आपको समझ में तो आ ही गया होगा सर। ये एंगल के साथ बदलती रहेगा ना? हाँ, ये बदलता रहेगा। किस किस पोजीशन में, किस ओरिएंटेशन में आपको अमाउंट निकालना है वो चेंज होता है। ओरिएंटेशन बदलिएगा, अमाउंट बदल जाएगा। ठीक है, ये भी बदल, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे बदल रही है, उसकी वेलोसिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको ध्यान 2 ही चीज रखना है। मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होती है सर? ई रे या ओ रे? म्यू ई और म्यू नॉट क्या है? क्या चीज सर म्यू ई और म्यू नॉट क्या लिखे हैं? ये अभी तो कट गया था मेरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। ठीक है, आगे चले। अभी आपको वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा, थोड़ा सा और आगे बता रहे हैं। ठीक, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई क्या होती हैं। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम है? कोई दुख, दिक्कत, परेशानी? नो, ठीक है। अभी आगे और भी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, और भी चीजें बता रहे हैं। आपको सवाल पूछने से नहीं रोकेंगे, पर जितना बताए हैं उतना क्लियर हो जाना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल। ठीक, नहीं उससे पहले थोड़ा हाइगेन्स एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तब शायद पॉजिटिव नेगेटिव। इससे पहले हाइगेन्स एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि हाइगेन ने क्या बोला कि ई रे और ओ रे क्या होती है। ठीक, हाइगेन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या था। देखिए हाइगेन ने क्या एक्सप्लेन किया। हाइगेन बोले कि देखिए भैया, ऑर्डिनरी रे के करस्पॉन्डिंग आप जो वेव फ्रंट बना रहे ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, आप पहले से जानते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी रे के करस्पॉन्डिंग आप वेव फ्रंट बना रहे हैं तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक, आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कैसा बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वाला जो वेव फ्रंट है ना, उसके बारे में हाइगन ने कहा कि ये वेव फ्रंट आपका एलिप्टिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, ये वेव फ्रंट क्या है? एलिप्टिकल वेव फ्रंट है। ठीक, और अगर कोई लाइट किसी पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है, कोई लाइट किसी पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है, तो वहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट भी जनरेट हो रहा है और एलिप्टिकल वेव फ्रंट भी जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एलिप्टिकल भी जनरेट हो रहा है और स्फेरिकल भी जनरेट हो रहा है। ठीक, आइए देखते हैं क्या हो गया। मान लीजिए, कहाँ पे सर? बता रहे मान लीजिए लाइट ऐसे इंसिडेंट की। ठीक है, लाइट ऐसे इंसिडेंट की, तो इस पॉइंट पर आप क्या जनरेट करेंगे? एक स्फेरिकल वेवलेट बना दिया, एक स्फेरिकल वेवलेट बना दिया। ठीक, और मान लीजिए ऐसे लाइट इंसिडेंट की थी, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक स्फेरिकल वेवलेट बनाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग भी बनाएंगे। ठीक, तीनों स्फीयर सेम होंगे, ध्यान दीजिएगा। बना दिया आपने। ठीक है, ये 3 बना दिए। अब आप बोलेंगे लाइट कैसे प्रोपगेट करेगी? लाइट प्रोपगेट करेगी इन तीनों का जो कॉमन टेंजेंट होगा, फिर इन तीनों के कॉमन टेंजेंट के अलोंग उसके परपेंडिकुलर प्रोपगेट करेगी। अब इनका कॉमन टेंजेंट ये है, तो इसके कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करेगी। ठीक है, ये आप जानते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब इन्होंने कहा कि इसी टाइम यहीं पर आपका एलिप्टिकल वेव फ्रंट भी जनरेट होगा, जैसे ऐसे ऐसा। ठीक है, यहाँ पर एलिप्टिकल वेव फ्रंट भी जनरेट हो रहा है, यानी ऐसा। आप स्फेरिकल अब नहीं बना रहे हैं, देखिएगा। ओ, क्या बना है? अब जैसा भी बना है देख लीजिए भाई, ये एलिप्टिकल वेव फ्रंट भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, एलिप्टिकल वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। अब इस एलिप्टिकल वेव फ्रंट के लिए बोले वो क्या बोले कि जरूरी नहीं है कि इस पे कॉमन टेंजेंट तो होगा ही। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एलिप्टिकल वेव फ्रंट के जो कॉमन टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर ही लाइट चले। ठीक है, यहां पर ये क्या कर दिए,
अपना बात बदल दिए, कहे कि इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइट चले, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक और चीज, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन वो किया, अभी तो नॉर्मल इंसिडेंट्स कर रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किए। अब देखिए क्या हो गया, वो कहे कि मान लीजिए लाइट ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग गिरती है। अब ऑप्टिक एक्सिस बना रहे, देखिएगा, ऑप्टिक एक्सिस मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है और ये इस क्रिस्टल का ऑप्टिक एक्सिस है, ये है, ये है, ठीक, ये ऑप्टिक एक्सिस है। अगर लाइट ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग गिरती है, ऐसे गिरी लाइट, ठीक है, तो आपको पता है ई रे और ओ रे में अंतर नहीं होगा, तो आप कैसे बनाएंगे, एक स्फेरिकल आपने वेव फ्रंट बना दिया और इसी के पास एक एलिप्टिकल वेव फ्रंट बना दिया, ठीक है, स्फेरिकल और एलिप्टिकल वेव फ्रंट बना दिया और दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे। ठीक, हम आपको बताएं जब भी आप ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग गिराइएगा तो कैसे चलेगा, स्फेरिकल और एलिप्टिकल वेव फ्रंट बनेगा, दोनों के दोनों किस तरह से चलेगा, सेम वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, सारा हाइगन ऐसे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, कोई बेसिस नहीं है, फिर भी किए जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, बोले मान लीजिए ऑप्टिक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होती और अब वेव गिरती परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा, माफ कीजिएगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसको और बड़ा बनाते हैं, ये टच करेगा, ठीक है, इसको मिटाकर ऐसे बना देते हैं, ये टच करता है। ठीक, देखिए इससे क्या क्या मतलब हुआ, आपका एलिप्स ऐसा बन रहा है, एलिप्स ऐसा बन रहा है और उसके अंदर स्फीयर ऐसा बन रहा है और लाइट ऐसे चल रही है, तो एट अ टाइम एलिप्स भी यहीं पर है, स्फीयर भी यहीं पर है। अगला कैसे बनेगा, अगला एलिप्स ऐसा मान लीजिए बन गया, स्फीयर ऐसा बन गया, तो उस टाइम पर एलिप्स भी वहीं पे है, स्फीयर भी वहीं पे है, तो दोनों की वेलोसिटी जो है सेम है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए लाइट इसके परपेंडिकुलर एंटर करती है, तो भी लाइट इसके परपेंडिकुलर चलेगी, तो भी ई रे और ओ रे अंतर नहीं होगा, स्प्लिट नहीं करेगा। ठीक, लेकिन इनका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है, टाइप कीजिए, हम देख लेते हैं। तो अभी भी पड़ेगा तो स्फेरिकल एक वेव फ्रंट पड़ेगा और एक एलिप्टिकल वेव फ्रंट पड़ेगा। ठीक, लेकिन देखिए एलिप्टिकल एट द सेम इंस्टेंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का पॉइंट यहाँ है, एलिप्टिकल का यहाँ है, तो एलिप्टिकल वाली ई रे वाला जो रे होगा, ई रे आगे होगा और ओ रे क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, वेलोसिटी ई रे की अधिक होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ई रे की वेलोसिटी कम हो जाए, ठीक है, ये भी देखेंगे कि कब कम होती है कब अधिक होती है, लेकिन जब नॉर्मल इंसिडेंस करेगा, नॉर्मल टू ऑप्टिक एक्सिस, तो इस तरह का केस, बात समझ में आ गई। एक तीसरा केस देखा ऑब्लिक इंसिडेंस का, मान लीजिए ऑप्टिक एक्सिस आपकी ऐसी थी, मान लीजिए ऑप्टिक एक्सिस आपकी ऐसे थी और लाइट ऐसे पड़ी, ठीक है, लाइट ऐसे पड़ी, तो क्या बोल रहे थे, बोले कि अगर इस तरह का केस होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, लेकिन जो आपका वो वाला वेव फ्रंट है, एलिप्टिकल वेव फ्रंट है, एलिप्टिकल वेव फ्रंट चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, एलिप्टिकल वेव फ्रंट किधर जा रहा है, इधर की ओर, और स्फेरिकल इधर की ओर, तो यहाँ पर ई रे और ओ रे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, वो अलग केस, वो अलग बात है, वेलोसिटी का तो अलग ही बात है। ठीक, तो हाइगन ने क्या कहा, सर पीपीएल और अन पीपीएल के लिए क्या सिचुएशन है,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट और अनप्लेन पोलराइज्ड, वो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम वेव प्लेट रिटार्डर पढ़ाएंगे तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। बस अभी जितना बता रहे हो समझ लीजिए बस। ठीक है, जितना डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो हाइगन का एक्सप्लेनेशन क्या था? हाइगन ने दो बातें बोली। पहली बोली कि जो ओ रे है, ओ रे के लिए आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, ठीक, और ई रे के लिए आपका वेव फ्रंट कैसा होगा? आपका ई रे के लिए वेव फ्रंट एलिप्टिकल होगा। ठीक, चूंकि एलिप्स है इसलिए एलिप्स कैसा बनेगा इस पर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए उन्होंने बोला कि अगर अगर आपके पैरेलल इंसिडेंस होता है, लाइट पैरेलली इंसिडेंट होती है टू ऑप्टिक एक्सिस, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। और उसको बताने के लिए उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया कि ये आपका स्फेरिकल होगा और ये एलिप्टिकल वेव फ्रंट। तो एट अ टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम और इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो किसी भी टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो। फिर बोला कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस करेगी तो दोनों चलेंगे तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी और वेव फ्रंट ऐसा बनाइए आप। ठीक है, और ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए उन्होंने बोला वेव फ्रंट ऐसा बनाइए। ठीक है, वेव फ्रंट आप इस तरह के का बनाइए। तो तीन तरह का वेव फ्रंट उन्होंने। सर नॉर्मल में वेलोसिटी सेम है? नहीं, नॉर्मल में वेलोसिटी अलग अलग है। देखिए, स्फेरिकल यहीं पर है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का पॉइंट यहाँ है और एलिप्टिकल वेव फ्रंट का पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, यस सर। तो एट अ टाइम ये यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, बात समझ में आ गई? पर ऑब्लिक चले मतलब एंगल। हाँ, एंगल ऑप्टिक एक्सिस ये है ना, ये ऑप्टिक एक्सिस है आपका। ठीक, ये ऑप्टिक एक्सिस से किसी, ये ऑप्टिक एक्सिस अगर ऐसा है तो एंगल ऐसा बनाएगी। हमने ऑप्टिक एक्सिस ही ऐसा बना दिया और एंगल ऐसे डाला, तो ऑप्टिक एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया ना, थीटा। देखिए रे इंसिडेंस कर रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हाइगन का एक्सप्लेनेशन था, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, कहानी बता दी हाइगन ने, हमको पढ़ लेना है। ठीक, अब देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। यहां से आपको थोड़ा और कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल। देखिएगा, अगर कोई क्रिस्टल में म्यू ई ग्रेटर देन म्यू ओ, ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल को क्या कहेंगे? पॉजिटिव क्रिस्टल। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल को आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव क्रिस्टल कहेंगे। क्या क्या हाइगन एक्सप्लेनेशन ऑर्डिनरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या है? म्यू ई ग्रेटर देन म्यू ओ है, तो इसको आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव क्रिस्टल आप किसको कहेंगे? नेगेटिव क्रिस्टल जो होगा वो होगा म्यू ई लेस देन म्यू ओ। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ई का ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? वी ई लेस देन वी ओ, और इसके करस्पॉन्डिंग वी ई ग्रेटर देन वी ओ। ठीक है, तो अगर आप कोई पॉजिटिव क्रिस्टल लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव क्रिस्टल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे से अधिक होगा। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे से कम होगी। जबकि नेगेटिव क्रिस्टल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे से कम होगा, इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑर्डिनरी रे से ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसा कैसे बनेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे में रिफ्रैक्टिव ज्यादा हो कम हो। देखिए, अगर हम पॉजिटिव क्रिस्टल बनाना चाहें तो हम क्या करें कि एक
सेम टाइम में आपको वेलोसिटी कम रखनी है, तो एक स्फीयर बना दें। परफेक्ट है? नहीं परफेक्ट। आप एक स्फीयर बना दें, नहीं बने, खैर चलिए देख लीजिए। आप एक स्फीयर बना दीजिए, ठीक। ये किसका दिखाएगा? ऑर्डिनरी रे का ये वेव फ्रंट दिखाएगा। इसके अंदर आप एक एलिप्स बना दीजिए। देखिए स्फीयर के अंदर एलिप्स है, ठीक है, स्फीयर के अंदर एलिप्स है, ठीक। तो एट अ टाइम अगर लाइट कोई ऐसे चल रही है तो क्या हो रहा है, अभी एलिप्स का पॉइंट यहीं पर है लेकिन स्फीयर का पॉइंट यहाँ है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि VE वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे। बात समझ में आ गई? अगर आप यहां से कोई सेंटर खींच देते हैं, कोई पॉइंट खींच देते हैं, ये S, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे कहाँ चली है? यहीं तक, और ऑर्डिनरी रे यहाँ तक। अगर ऑब्लिकली कहीं चलना है, मान लीजिए लाइट ऐसे ना चल के ऐसे चल रही होती, ऐसे चल रही होती, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे यहीं तक चलती और ऑर्डिनरी रे इसके करस्पॉन्डिंग कहीं आगे तक पहुंची रहती। बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए आप जो बनाते हैं वेव फ्रंट, उसमें क्या होता है कि स्फीयर कंटेन्स एलिप्स। बात समझ में आ गई? स्फीयर के अंदर एलिप्स होता है, ठीक। एक बार फिर से बता दीजिए, देखिए हम क्या बता रहे हैं। ये आपका स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल वाला, ये किसके लिए है? ऑर्डिनरी रे के लिए है। और एलिप्टिकल वाला किसके लिए है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अधिक है ना। ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से अधिक है। तो वही इसमें दिखाया है कि ऑर्डिनरी रे जो है उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़ा है। किससे? ऑर्डिनरी रे वाले एलिप्टिकल वेव फ्रंट से। तभी तो देखिए ऑर्डिनरी रे का पॉइंट यहाँ पर और एलिप्टिकल का पॉइंट यहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो इसका क्या बनाएंगे? स्फीयर के अंदर एक एलिप्स बनाएंगे। सिमिलरली आप नेगेटिव क्रिस्टल के लिए अगर आपको कुछ बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? नेगेटिव क्रिस्टल के लिए आप बना सकते हैं एलिप्स के अंदर स्फीयर। एक एलिप्स आप बना लीजिए, उसके अंदर क्या बना लीजिए? एक स्फीयर बना लीजिए, ठीक। तो ये जो होगा, टेढ़ा बना है पर फिर भी ठीक है, ये जो होगा इसमें आप देख रहे हैं स्फीयर यहीं पर है इसका पॉइंट, पर एलिप्स का पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एट अ टाइम ओ रे आपकी यहीं तक चली है, पर ई रे कहाँ तक चली है? इतना आगे चली है। बात समझ में आ गया? तो ये अगर इस तरह का है कि एक एलिप्स क्या कर रहा है, एलिप्स कंटेन्स स्फीयर, तो ये केस किसका होगा? ये केस होगा आपका नेगेटिव क्रिस्टल का। बात समझ में आ गई? बस इतना ही है। बात समझ में आ रही है? इसमें कैल्साइड और क्वार्टर का वो नहीं ना है, मतलब किसी भी उच्च में हो सकता है ना कि कोई भी क्रिस्टल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, उसको आप देखना पड़ेगा। जैसे जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल जो होता है वो नेगेटिव क्रिस्टल होता है। कैल्साइट कौन सा क्रिस्टल होता है? नेगेटिव क्रिस्टल, ठीक है, नेगेटिव क्रिस्टल होता है। और क्वार्ट्ज जो आप बोले हैं, क्वार्ट्ज वो क्या होता है? पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, ठीक। तो वो क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, आप उसको देख कर नहीं बता सकते, ठीक। कैल्साइट और क्वार्ट्ज दोनों यूनी एक्सियल क्रिस्टल है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक, इसमें बस इतना ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी और वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इतना समझ में आ जाना चाहिए। एग्जांपल एक एक है, ठीक। एक और चीज है इसमें छोटी सी, आप देखिएगा, अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन अगर हम डिफाइन करें, अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ठीक, अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन यानी म्यू ई डिफरेंस, म्यू ई माइनस म्यू ओ, ठीक है, अमाउंट ऑफ
डबल रिफ्रैक्शन और बाई रेफ्रिजरेंट। तो इसको आप कैसे दिखाते हैं? डेल्टा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू ई माइनस म्यू ओ। ठीक है, म्यू ई माइनस म्यू ओ। अब देखिए पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए डेल्टा म्यू क्या आएगा? डेल्टा म्यू, म्यू ई ग्रेटर देन म्यू ओ है तो डेल्टा म्यू पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव क्रिस्टल के लिए डेल्टा म्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसीलिए इसको पॉजिटिव क्रिस्टल कहते हैं और इसको नेगेटिव क्रिस्टल। इसका नाम यहां से पड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ बाइरेफ्रेंजेंट पॉजिटिव आता है तो उसको पॉजिटिव क्रिस्टल, जिसमें अमाउंट ऑफ बाइरेफ्रेंजेंट नेगेटिव आता है उसको नेगेटिव क्रिस्टल। बात क्लियर हो गई?